7,000 क्रिश्चियंस की इस्लामिक आतंकवादियों ने ली जान। कहाँ की यह घटना जानेंगे आज के पीओवी द दृष्टि के इस संस्करण में। यह घटना 20 नवंबर की रात नाइजीरिया के नाइजीर स्टेट का पिंपरी गांव के रात करीब 2 बजे की है। सेंट मैरी बोर्डिंग स्कूल में एक हथियारबंद समूह घुस आया और वहां मौजूद 303 बच्चों और 12 टीचर्स को उठा ले गया। सिर्फ इस साल नाइजीरिया में 7,000 से ज्यादा ईसाइयों के मारे जाने की रिपोर्ट्स है। यह 2025 की बात है, जिसमें सिर्फ 11 महीने हुए हैं। 1.5 महीना इस साल में अभी भी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईसाइयों के इस नरसंहार के खिलाफ वो नाइजीरिया पर हमला करेंगे और हथियारों के बल पे उन इस्लामिक आतंकवादियों को कुचल देंगे। आखिर नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ क्यों मची है इस कदर मारकाट? इसके पीछे कौन लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और इसे रोकने के लिए ट्रंप अपनी सेना भेजेंगे? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। स्थानीय पुलिस के मुताबिक स्कूल में 629 लोग मौजूद थे। किडनैप हुए 315 में 303 स्टूडेंट्स और 12 टीचर्स शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे और टीचर्स ईसाई हैं। पुलिस और सेना जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं मिला है। सेंट मैरी स्कूल के प्रशासन ने बोर्डिंग स्कूल खोलने से पहले सरकार की परमिशन नहीं ली थी, ऐसा कहना है। इस बोर्डिंग स्कूल में 12 से 17 साल के बच्चे रहते हैं। राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू ने बच्चों की रिहाई के लिए कोई फिरौती ना देने का निर्देश दिया है। इसी तरह अप्रैल 2014 में नाइजीरिया के कीबुका शहर में 276 छात्राओं को किडनैप कर लिया गया। इनमें ज्यादातर ईसाई लड़कियां थी। कुछ लड़कियां भागने में सफल रही, कुछ को रिहा करा लिया गया, जबकि करीब 90 लड़कियों का अब तक कोई सुराग नहीं है, वह अभी भी लापता है। नाइजीरिया में ईसाइयों के साथ हिंसा, मारकाट और किडनैपिंग की घटनाओं का पुराना इतिहास है। अब जानते हैं नाइजीरिया में इस मारकाट के पीछे क्या कहानी है। नाइजीरिया 1960 में ब्रिटेन से आज़ाद होता है। इस समय नाइजीरिया में लगभग 50% मुस्लिम और 40% ईसाई आबादी है। बाकी नाइजीरिया के बाकी जनजातियों के लोग रहते हैं। उत्तरी इलाका मुस्लिम बहुल है। यहाँ शरिया मानने वाले हौसा और फुलानी जैसे मुस्लिम समुदाय रहते हैं। यह लोग ज़्यादातर किसान, व्यापारी और चरवाहे थे। वहीं दक्षिण नाइजीरिया का योरोबा और ईगो जैसे व्यापारी इस समुदाय के थे। 19वीं सदी में यूरोपियन मिशनरी के प्रभाव से ईसाई बन गए। ईसाई मुस्लिम संघर्ष की शुरुआत कानोहस मुसलमानों का केंद्र था, किंतु धीरे धीरे वहां ईसाई व्यापारी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। मुसलमानों को डर था कि इस शहर में ईसाइयों की आबादी बढ़ जाएगी। शहर में दंगे शुरू हो गए। पुलिस ने दंगों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। यह पहली बार था जब नाइजीरिया में सैकड़ों क्रिश्चियंस मारे गए। 1960 में के बाद कई मौकों पर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच दंगे होते रहे। इसी बीच 30 मई 1967 में इग्बो ईसाइयों ने कर्नल ओडमेगू की अगुवाई में अलग देश बियाफ्रा गणराज्य बनाने की घोषणा कर दी। जनवरी 1970 में, यानी करीब 2.5 साल की अलगाववाद युद्ध चला। 1970 में बियाफ्रा की हार हुई और इसे दोबारा नाइजीरिया में मिला दिया गया। इधर नाइजीरिया की सत्ता भी अस्थिर थी। 1966 से 1998 तक करीब 29 साल में नाइजीरिया में 6 बार तख्ता पलट हुआ। हर बार सैन्य सरकार बनी। अब्दुल इस्लाम अबू बकर नाइजीरिया का अंतिम सैन्य शासक था। इसी बीच 1980 के दशक में कट्टर मुस्लिम नेता महमूदू मारवा ने कानून में सरकार, सेना और खास तौर पर काफिरों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। दंगों में हजारों मुसलमान और क्रिश्चियंस मारे गए। 1982 के मध्य बेल्ट में काफा नचल शहर में
दंगा भड़का। यहाँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कैंपस में क्रिश्चियन छात्रों ने एक ओपन एयर क्रिश्चियन प्रोग्राम रखा। मुसलमान छात्रों ने इसका विरोध किया। इसके बाद भड़के दंगों में शहर में हजारों ईसाइयों और मुसलमान मारे गए। अक्टूबर में इसी शहर में एक चर्च की मरम्मत का काम शुरू हुआ। पास की एक मस्जिद ने इसका विरोध किया। फिर ईसाइयों के कई इलाकों में हमले शुरू कर दिए गए। कई चर्च जला दिए गए। ईसाई समुदाय का कहना था कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, जबकि मुसलमान नेता इसे अपनी संस्कृति की रक्षा कहते थे। मई 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र शासन के आने के बाद भी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच विवाद नहीं रुका। 2001 में प्लेटो राज्य के जो शहर में बड़ा दंगा हुआ। शुक्रवार की नमाज के दौरान एक महिला की मात्र सड़क पार करने से झगड़ा शुरू हुआ और हजारों ईसाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चर्च ऑफ क्राइस्ट, असेंबली ऑफ गॉड जैसे बड़े चर्च जला दिए गए। इसके बाद 2002 में आते हैं। आतंकी संगठन बोको हराम शुरू हुआ। इसके नाम का मतलब था पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन हराम है। बोको हराम ने चर्च और ईसाई बस्तियों पर संगठित हमले शुरू किए। 2009 के बाद बोको हराम और उग्र हो गया। उसने अपनी ईसाई विरोधी गतिविधियां और ज्यादा बढ़ा दी। चर्चों पर आत्मघाती हमले, बंदूकों की नोक पर ईसाई छात्राओं को किडनैपिंग का दौर शुरू हो गया। अप्रैल 2014 में 276 ईसाई लड़कियों को उठाया गया। बोको हराम के लीडर अबू बकर शुकुआ ने कहा कि हम उन लड़कियों को गुलाम बनाएंगे। 2016 में बोको हराम का एक अलग धरा इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ्रीका प्रोविनेंस यानी ISWAP बना। इसने ईसाइयों पर बोको हराम से भी ज्यादा उग्र हमला शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 के बाद अब तक वहां ISWAP मध्य बेल्ट में एक्टिव मुस्लिम चरवाहा के हथियारबंद समूह फुलानी मिलिटेंट्स ने 50,000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या की है। 50,000 से ज्यादा। अब नाइजीरिया की आबादी करीब 23 करोड़ है और आबादी में करीब 56% मुस्लिम जबकि 43% ईसाई हैं। उत्तर के 19 राज्य मुस्लिम बहुल है, जबकि दक्षिण के 17 राज्यों में ईसाई ज्यादा हैं। मध्य बेल्ट के कुछ इलाकों में मिश्रित आबादी है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से पहले 220 दिनों के मध्य बेल्ट में उत्तरी इलाकों में 7,000 से ज्यादा ईसाई मारे गए हैं। मौजूदा समय में ईसाई मुस्लिम संघर्ष की क्या वजह है? अगर नाइजीरिया के 3 हिस्से मिडिल बेल्ट, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में बांटेंगे तो यहाँ कई वजह से अलग अलग हथियारबंद ग्रुप ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं। पहला, मिडिल बेल्ट से स्टार्ट करते हैं। मिडिल बेल्ट में फुलानी मिलिटेंट्स जमीन के लिए ईसाइयों को मार रहा है। ईसाइयों की आधी से ज्यादा हत्याएं इन्हीं इलाकों में होती है। दूसरा, उत्तर पूर्वी इलाकों में जिहादी ग्रुप के निशाने पर ईसाई हैं। इस इलाके में बोको हराम और ISWAP बेहद मजबूत है। तीसरा, उत्तर पश्चिम में लुटेरों और डकैतों का बोलबाला है। इस इलाके में करवा, कोजी और एंडर राज्यों में ईसाइयों के साथ लूट, किडनैपिंग आम बात है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमला एक तरफा है या ईसाई भी पलटवार कर रहे हैं और मुसलमानों की जान ले रहे हैं? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया में अब तक 3,000 से ज्यादा मुसलमानों की इस साल अब तक 3,000 से ज्यादा मुसलमानों की जान गई है। आतंकी हमलों में इनकी जान गई है। हालांकि इसके पीछे किसी भी ईसाई मिलिटेंट ग्रुप का हाथ नहीं है, बल्कि बोको हराम, अल-कायदा और IS जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप जुड़े हैं। बड़ी बात यह है कि हत्याओं को रोकने के लिए नाइजीरिया की सरकार क्या कर रही है?
अमेरिका का कहना है कि नाइजीरिया की सरकार ईसाइयों की जान बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद क्या अमेरिका नाइजीरिया में घुसकर हमला कर सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 31 अक्टूबर को अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, नाइजीरिया में ईसाइयत का अस्तित्व खतरे में है। हजारों ईसाई रेडिकल मिलिटेंट्स द्वारा मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने नाइजीरिया पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1998 के तहत कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अमेरिका नाइजीरिया पर आर्थिक प्रतिबंध, वीजा बैन और व्यापार पर पाबंदी जैसे प्रतिबंध भी लगा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ऊपर होती है, वहां दूसरे धार्मिक समुदायों को रहने की, जीने की, अपने धार्मिक मूल्यों के पालन करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। उनके पास दो ही विकल्प होता है, क्या तो वो मुसलमान बन जाएं या फिर मर जाएं। क्या इस सोच में कभी बदलाव आएगा? क्या जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहां दूसरे लोगों को भी चैन से जीने का अधिकार होगा? इन्हीं कुछ बड़े सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। पीओवी द दृष्टि में आपका स्वागत है। धन्यवाद।